नमस्कार। आप सभी ने अध्याय 2 में भाग 9 तक देखा। भाग 9 में आपने भ्रूणपोष के विकास और भ्रूणपोष के प्रकार के बारे में जाना। अब आते हैं निषेचन पश्च घटना में तीसरी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है बीज व फल का निर्माण। तो सबसे पहला टॉपिक आता है बीज का निर्माण, या हम पढ़ेंगे बीज। नेक्स्ट हेडिंग है बीज यानी सीड। ठीक है, बीज का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया था कि जो बीजांड होता है वो परिवर्तित होता है बीज में। जयांग में उपस्थित बीजांड ही परिवर्तित होता है बीज में। ये है पूरा संरचना बीजांड। बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। और ये जो पूरी संरचना है ब्लैक कलर से, ये क्या है? अंडाशय। और अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। ठीक है, तो बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से। तो ऐसा कब होता है? जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, यानी भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। और फिर इस बीजांड में क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसे समझना है। आपको पता है कि बीजांड में दो आवरण पाए जाते हैं। एक वाह्य आवरण पाया जाता है जिसे हम वाह्य अध्यावरण कहते हैं। अंतः अध्यावरण पाया जाता है। तो बीजांड से जब बीज बनता है तो ये अध्यावरण सूख कर बीजावरण यानी सीड कोट बनाते हैं। बीज के बाहर का आवरण बीजावरण कहलाता है। तो बीजावरण का निर्माण कौन करता है? अध्यावरण। यहाँ पर याद करते चलेंगे कि भ्रूण के पूर्ण रूप से विकसित होने के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के अध्यावरण बीजांड के अध्यावरण सूख कर क्या बनाते हैं? बीजावरण। बीजावरण मतलब बीज का आवरण, सीड कोट बनाते हैं। अब इसमें भी आपको याद रखना होगा कि जो बाह्य अध्यावरण है वो सूख कर बाह्य कवच, या इसे हम बीज चोल भी कहते हैं, या बीज चोल यानी इंग्लिश में टेस्टा कहते हैं, का निर्माण करता है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, बाह्य अध्यावरण सूख कर बाह्य कवच, या जिसे हम बीज चोल कहते हैं, इंग्लिश में टेस्टा, का निर्माण करता है। याद करते चलेंगे। अंतः अध्यावरण किसका निर्माण करता है? तो अंतः अध्यावरण निर्माण करता है अंतः कवच, जिसे इंग्लिश में टेगमेन कहते हैं, का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतः अध्यावरण सूख कर अंतः कवच, जिसे टेगमेन कहते हैं, का निर्माण करता है। ठीक है, बीज
बीज फल से यानी अंडाशय जब फल में परिवर्तित हो जाता है तो बीज फल से जिस स्थान पर जुड़ा होता है उस स्थान को वृंतक या हाइलम कहते हैं। बीज फल से जिस स्थान पर जुड़ा होता है वृंतक यानी हाइलम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर ये बना भ्रूण, है ना, यहाँ पर युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण, और ये क्या बनाया, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष। और ये बाहर का स्थान क्या है, बीजांड काय। तो बीजांड काय का क्या होता है, बीज बनने के बाद, तो बीज बनने के बाद बीजांड काय विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि भ्रूण पोष के परिवर्धन के समय जो भोजन का अवशोषण होता है वो बीजांड काय से होता है। मैंने आपको बताया था ना कि निलंबक कोशिका का कार्य क्या होता है, तो निलंबक कोशिका का कार्य होता है बीजांड काय से भोजन का अवशोषण करके परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो जितना बीजांड काय है सब भ्रूण पोष के परिवर्धन में खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बीजांड काय यानी न्यूसेलस भ्रूण पोष के परिवर्धन के समय विलुप्त हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन किसमें, अरंड यानी कैस्टर में व कुमुदनी यानी लिली में, वाटर लिली, वाटर लिली में बीजांड काय एक पतली परत के रूप में भ्रूणपोष के चारों ओर पाया जाता है, जिसे वहाँ पर पेरिस्पर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म कहते हैं। तो पेरिस्पर्म किस में पाया जाता है, अरंड यानी कैस्टर में और कुमुदनी यानी वाटर लिली में। और क्या होता है, बीजांड काय की एक पतली परत होता है जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और क्या बदलाव आता है, अनेक पौधों में बीजांड के आधार से विकसित संरचना एक तृतीय अध्यावरण के रूप में पाई जाती है, जिसे एरिल कहते हैं। एरिल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तृतीय अध्यावरण के रूप में पाया जाता है जिसे हम एरिल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लीची का खाने योग्य भाग बताइए। तो लीची में खाने योग्य भाग मांसल एरिल, मांसल एरिल यानी फ्लैसी एरिल ही होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पौधों में वाय अध्यावरण में थोड़ा और वृद्धि हो जाती है। कुछ पौधों जैसे अरंड यानी कैस्टर में, कैस्टर के बीजांड का वाय अध्यावरण का, ऐसे लिखेंगे, बीजांड के वाय अध्यावरण का विस्तारित भाग बीजांड द्वार के निकट एक छोटे से उभार के रूप में पाया जाता है, जिसे बीज चोलक यानी करंकल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये था संपूर्ण बातें बीज के बारे में। बीज जब भ्रूण का पूर्ण विकास हो जाता है उसके बाद बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। बीजांड के जो अध्यावरण हैं, वाय अध्यावरण और अंडाध्यावरण, सूख कर बीजावरण यानी सीड कोट बनाते हैं। अब इसमें भी 2 कोट होता है, एक वाह्य कवच जो कि वाह्य अध्यावरण बनाता है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि वाह्य कवच का निर्माण किससे होता है, तो या बीज चोल का निर्माण यानी टेस्टा का निर्माण किससे होता है, तो वाह्य अध्यावरण से। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतः कवच यानी टैगमन का निर्माण किससे होता है, तो अंतः अध्यावरण से। फिर बीज फल से जिस स्थान से जुड़ा होता है वह स्थान वृंतक या हाइलम कहलाता है। बीजांड का यानी न्यूसिलस भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय ही विलुप्त हो जाता है, लेकिन कुछ पौधे जैसे अरंडी और कुमुदनी में बीजांड काय की एक पतली परत भ्रूणपोष के चारों तरफ पाई जाती है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और अनेक पौधों में बीजांड के आधार से विकसित संरचना एक तृतीय अध्यावरण के रूप में पाई जाती है, वहाँ उसे एरिल कहते हैं। और जो लीची में खाने योग्य भाग होता है वो मांसल एरिल ही होता है, फ्लैसी एरिल ही होता है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, खूब पूछा गया है। कुछ पौधे जैसे अरंड के बीजांड के वाह्य अध्यावरण का विस्तारित भाग के निकट, बीजांड द्वार के निकट एक छोटे से उभार के रूप में पाया जाता है। इसमें वाह्य अध्यावरण एक छोटे से उभार के रूप में पाया जाता है। और जब बीज बन जाती है, आप अगर कैस्टर का सीड देखे होंगे तो उसके सीड पर ऐसी एक संरचना पाई जाती है। ये क्या है, करंकल है। किससे बनता है, वाह्य अध्यावरण के कारण। बस ये था आपका बीज के बारे में। बीज का फिगर आपको पिछले वीडियो में बनाए थे, उसी को आप बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बीजों का प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो जैसे आप परागण की प्रक्रिया पढ़ते थे, परागण का मतलब होता था परागकण एक स्थान से अपने परागकोश से निकल कर वर्तिकाग्र पर जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ पर कोई स्थान निश्चित नहीं है कि हाँ जरूरी है इसी स्थान पर जाना। जैसे परागण में निश्चित होता था कि परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर ही जाएंगे, तब परागण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बीजों के प्रकीर्णन में प्रकीर्णन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कोई निश्चित स्थान नहीं, कहीं पर भी जाएं उड़कर। और इसी के कारण पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर विकसित हो पाते हैं, क्योंकि उनके बीज प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बीजों का प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो बीजों का प्रकीर्णन का मतलब क्या है, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। और ऐसा अगर ना हो तो कोई भी पौधा एक सीमित स्थान पर ही रह जाएगा। मान लो कोई भी पौधा है, जैसे मान लो आम ही है, आम का पौधा अगर उत्तर प्रदेश में है तो अगर उसमें बीजों का प्रकीर्णन ना हो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीमित रह जाएगा, अन्य राज्यों में नहीं जाएगा। तो प्रकीर्णन
किस तरीके से होता है। उस आम के जो पेड़ हैं उसके बीज या तो किसी भी कारणवश एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूसरे स्थान पर वो पौधा विकसित होगा। तो ये बीजों के प्रकीर्णन का ये लाभ होता है कि पौधों का विस्तार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बीजों का प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मान लो हम गए लखनऊ में हमने आम खरीदा और आम लाके हम अपने शहर में उसको काट के खाया, उसके बाद उसके बीज को बाहर फेंक दिया, वहाँ पर पेड़ निकल आया। तो इसी को कहते हैं बीजों का प्रकीर्णन। अब किसी के भी द्वारा हो, जंतु के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो या विस्फोट के द्वारा हो। कुछ पौधों में जो बीज होते हैं वो विस्फोट के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किन में होता है। उदाहरण आपको सिर्फ याद करना है। वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है सिनकोना में, डेंडिलियन में, मदार में, आर्किड में। दूसरा विस्फोट द्वारा, जैसे रुएलिया में, कॉमा अरंड यानी कैस्टर में, कॉमा जिरेनियम में और गुल मेहंदी में। इन सभी में विस्फोट द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? विस्फोट का मतलब ये नहीं कि दग जाए तो पूरा मकान गिर जाए, ऐसा नहीं। कोई सीड है, बीज है, बीज नहीं फल कहेंगे, फल में वो बीज है, फल फटता है और फटने के पश्चात जितने भी उसके अंदर बीज हैं सब बाहर आ जाते हैं। आप लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, हम लोगों ने तो बचपन में किया था। एक पौधा अपने आप निकलता था हम लोग के गमले में, उसमें ऐसे एक छोटी छोटी संरचना निकलती थी लंबी सी, वो काले रंग की होती थी। पहले हरा रंग का होता था, फिर काले रंग का परिवर्तित हो जाता था। तो हरा होता था तब तो कुछ नहीं है, लेकिन जब पूरा काला हो जाता था तो जब हम लोग इसको तोड़ कर पानी में डालते थे तो फुटता था चट से और सारे बीज उसमें से बिखर जाते थे। वही प्रक्रिया है विस्फोट। तो वो किस लिए होता है? बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छटकाने के लिए। जब विस्फोट होता है तो उससे दूर दूर तक बीज छटकेंगे, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके से पैदा होंगे पौधे, अलग अलग दूरी पर स्थित होंगे पौधे। तो विस्फोट द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन होता है। ये जो बनाए हैं ये रुएलिया ही है, जो हम लोग बचपन में पानी में डाल के उसको फोड़ते थे। जिरेनियम, रुएलिया, ये सब वही हैं। आप देख सकते हैं नेट पे इनको सर्च करके। नेक्स्ट आता है जंतु द्वारा। लटजीरा, कॉमा गोखरू, एरिस्टिडा आदि जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कैसे होता है? मान लो कि जंतु पूरा खड़े ही उसको फल को निगल गए, खा लिए पूरे फल को, तो बीज उनके पेट में गया, चूँकि बीज का डाइजेशन हो नहीं पाएगा तो उनके मल के रास्ते वो बीज बाहर आता है। तो यहाँ पर खाएं, कहीं और जाकर मतलब उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल निकाला तो उससे बीजों का प्रकीर्णन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज पहुँच गए। तो ये होता है जंतुओं द्वारा लटजीरा, गोखरू, एरिस्टिडा आदि में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बीज प्रसुप्तता यानी सीड डॉर्मेंसी। ये क्या होता है बीज प्रसुप्तता? तो पहले सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपके घर में चना रखा होगा और वो चना जब डिब्बे में होता है तब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी चने को अगर आप भिगो दो, रात भर के लिए भिगो दो, फिर उसको निकाल के कपड़े में बांध दो, सूती कपड़े में उसको बांध दो और फिर छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि उसमें से
अंकुड़ियाँ निकलने लगती हैं, यानी बीज अंकुरित होने लगता है, तो उससे नया पौधा भी विकसित हो जाएगा। अगर आप उसे गमले में लगा दें तो चने का नया पौधा निकल जाएगा। बीज प्रसुप्तता क्या होती है? जब तक आप उस चने को डिब्बे में रखें वही कहलाता है बीज प्रसुप्तता। लेकिन अब ऐसे मत लिख दीजिए कि डिब्बे में रखा हुआ चना बीज प्रसुप्त है। ऐसे नहीं, बात को समझेंगे। हमने कहा ना, अभी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बातें बोलेंगे। बीज प्रसुप्तता का मतलब होता है कि जब तक बीजों को उनका विशेष परिस्थिति नहीं मिलेगा तब तक वे अंकुरित नहीं होते, और यही उनको बीज प्रसुप्तता कहलाती है उनकी। यानी बीजों के अंकुरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जल चाहिए और उचित तापमान चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे बीज होते हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियां चाहिए होती हैं, तभी वे अंकुरित होती हैं। उन बीजों में भ्रूण जीवित रहता है, लेकिन सक्रिय अवस्था में नहीं होता। और सक्रिय अवस्था में तब होता है जब उन्हें विशेष परिस्थितियां मिलती हैं, तभी वो अंकुरित होता है। तो जब तक उन्हें विशेष परिस्थितियां नहीं मिलती, वे अंकुरित नहीं होती, वो बीज कहलाता है कि प्रसुप्त अवस्था में है, यानी डॉर्मेंट फेज में है। समझ में आया? वैसे ही जैसे अगर आपको खाना ना दिया जाए तब तक आप कोई काम नहीं करोगे, तो वैसे ही सीड डॉर्मेंसी है बीजों के बारे में भी है कि बीजों को जब तक विशेष परिस्थिति नहीं मिलेगी, अनुकूल तापमान, अनुकूल वातावरण, नमी, ये सब जब नहीं मिलेगा तब तक बीज अंकुरित नहीं होते हैं। हालांकि बीज के अंदर भ्रूण सदैव जीवित रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं वो, लेकिन वे सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं। तभी सक्रिय होते हैं जब उन्हें विशेष परिस्थितियाँ मिलती हैं। जैसे बताया ना कि चना जब तक डिब्बे में है तब तक अंकुरित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस चने को निकाल के आप भिगो दो, भिगोने के बाद आप कॉटन के कपड़े में आप उसको रख दो 2-3 दिन के लिए, तो आप देखोगे कि उससे नई अंकुड़ियाँ निकलने लगती हैं, बीज अंकुरित होने लगता है, और आप अगर उसे मृदा में गाड़ दें तो नया पौधा भी विकसित हो जाएगा। तो बीज प्रसुप्तता समझ में आई? सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? बीज प्रसुप्तता का मतलब होता है कि जब तक बीजों को विशेष परिस्थितियाँ नहीं मिलती तब तक वे अंकुरित नहीं होती, वे प्रसुप्त अवस्था में होती हैं। इसी को हम बीज प्रसुप्तता या सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे बीज प्रसुप्तता यानी सीड डॉर्मेंसी। लिखेंगे कि बीज के निर्माण की प्रक्रिया आवृतबीजी पौधों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुकूलन है। लिखेंगे बीजों में भ्रूण के जीवित होते हुए भी वे सक्रिय अवस्था में नहीं होते, अर्थात बीज प्रसुप्त अवस्था यानी डॉर्मेंट फेज में रहते हैं। लिखेंगे बीजों के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। लिखेंगे प्रायः बीजों को अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, जल व उचित तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ बीजों में विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरण होता है। यह दशा प्रसुप्ति यानी डॉर्मेंसी कहलाती है। लिखेंगे वातावरणीय दशाओं के अनुकूल ना होने की स्थिति में भ्रूण लंबे समय तक बीज में सुरक्षित रहते हैं, और उचित परिस्थितियां आने पर वे अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आगे लिखेंगे कि बीजों के बीजपत्र या भ्रूणपोष में संचित भोजन बीजों के अंकुरण के समय पोषण में सहायता करते हैं। बस ये था आपका संपूर्ण बातें बीजों के बारे में, बीज का प्रकीर्णन, बीज प्रसुप्तता। अब हम पढ़ेंगे फल के बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं फल यानी फ्रूट। आपने बीज पढ़ लिया, अब आता है फ्रूट यानी फल के बारे में। आपको पता है कि निषेचन के पश्चात पूरा का पूरा अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाता है? फल में। यानी निषेचन के पश्चात अंडाशय, याद करिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं, जिस समय मैंने बताया ना बीज का विकास होता है, भ्रूण डेवलप होता है, तो जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय
फूल कर रसीला और बड़ा हो जाता है और फल का निर्माण करता है। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उसी समय अंडाशय फूलकर रसीले व बड़े हो जाते हैं और फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति बनाती है। और यहाँ पर ये पॉइंट भी आप याद करेंगे, अंडाशय की भित्ति, जो जैसे लिखवा रहे हैं वैसे उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अंडाशय की भित्ति फल भित्ति यानी पेरिकार्प का निर्माण करती है। ठीक है, फल भित्ति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो पहला बाह्य फल भित्ति, यानी एपिकार्प या इसे एक्सोकार्प भी कहा जाता है। दूसरा मध्य फल भित्ति यानी मेसोकार्प। तीसरा अंतः फल भित्ति यानी एंडोकार्प। यहाँ पर सारी चीज़ें मैक्सिमम याद करने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल बनाए हैं। यहाँ पर मैंगो, आम का सीज़न चल रहा है इसलिए आम बना दिए, और बाकी टमाटर तो सदाबहार है तो टमाटर का यहाँ पर हमने फ्रूट बना दिया है। आम को हमने बीज से काट दिया है दिखाने के लिए। आम का जो बाहरी छिलका होता है उसे हम एपिकार्प कहते हैं, अंदर का जो गूदा होता है उसे हम मेसोकार्प कहते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं। और जो बीज को चारों तरफ से कवर किए होता है, जो बीज आप देखते हैं ना कि आम खाने के बाद जो गुठली निकलती है, उस गुठली में आप देखेंगे तो जो बाहर का कवर होता है बहुत हार्ड होता है, वो क्या होता है? एंडोकार्प होता है। ठीक, और उसके अंदर बीज होता है। ये मत समझिएगा कि पूरा गुठली बीज है, नहीं, गुठली के अंदर बीज होता है। जब आप उसे तोड़ेंगे तो निकलेगा। टमाटर में देखेंगे तो टमाटर को आधा काट दीजिए। टमाटर का जो बाहरी परत है वो एक्सोकार्प, जो गूदा है मेसोकार्प, और अंदर जहाँ पर सीड होता है, अंदर का जो आवरण है वो एंडोकार्प। यहाँ पर अंदर सीड ढेर सारे बीज बनते हैं। बीज का भाग प्लासेंटा कहलाता है। बस अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट, और असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट। तो वे फल जिनका निर्माण किससे हो? अंडाशय से। वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है वे सत्य फल कहलाते हैं। जैसे अमरूद, आम आदि। असत्य फल वे फल जिनका निर्माण किससे हो? जिनका निर्माण अंडाशय के बजाय, यानी अंडाशय से ना हो, अंडाशय के बजाय
पुष्पासन यानी थैलमस से हो, जैसे सेब का निर्माण पुष्पासन यानी उसके थैलमस से होता है, कॉमा, या वायदल या दल से हो, दलपुंज कहेंगे, वायदलपुंज या दलपुंज से हो तो फल असत्य फल कहलाता है, असत्य फल कहलाता है। जैसे सेब का निर्माण किससे होता है? पुष्पासन यानी थैलमस से, कॉमा, नाशपाती, सेब, नाशपाती, कॉमा, स्ट्रॉबेरी आदि। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेब के बारे में पूछा जाता है कि सेब कैसा फल है, सत्य फल है, असत्य फल। तो सेब कैसा फल है? असत्य फल है, क्योंकि इसका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्पासन से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सेब का निर्माण किससे होता है, तो पुष्पासन से। बस ये था आपका समस्त बातें फल के बारे में, जैसे लिखा हो उसे नोट कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। पहला, वाह्यदलपुंज का क्या होता है? पुष्प में निषेचन के पश्चात वाह्यदलपुंज का क्या होता है? यानी कैलिक्स। पुष्प में निषेचन के पश्चात वाह्यदलपुंज का क्या होता है? तो वाह्यदलपुंज प्रायः सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें फल बनने तक वो फल के साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे मिर्च में, बैगन में, टमाटर में। आपने देखा है ना, मिर्च का फल देखिए, मिर्च जो आप मिर्चा लेके आते हैं उसमें एक टोपी लगी होती है, वो क्या है? वाह्यदलपुंज है। हम लोग बचपन से बताया जाता है कि फलों का राजा बैंगन, क्योंकि उसके ऊपर ताज होता है। वो ताज नहीं है, वो वाह्यदलपुंज है, कैलिक्स है। बैगन के ऊपर जो हरी हरी पत्ती लगी होती है ना उसके फल पे, वो वाह्यदलपुंज है, कैलिक्स है। तो वाह्यदलपुंज ऐसे लिखते चलेंगे, प्रायः सूख कर गिर जाते हैं, परंतु कुछ में फल के साथ चिरलग्न मतलब हमेशा पाए जाते हैं, चिरलग्न होते हैं। जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि में। टमाटर भी लेके आइए, टमाटर पर देखिए उस पर लगा होता है। दूसरा, दलपुंज यानी कोरोला, क्या लिखेंगे? प्रायः सूख कर गिर जाते हैं। तीसरा, उमंग यानी एंड्रोसियम, क्या लिखेंगे? सूख कर गिर जाते हैं, ये भी। चौथा, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, ये भी सूख कर गिर जाते हैं। पांचवा, वर्तिका यानी स्टाइल, ये भी सूख कर गिर जाते हैं। छठवां, अंडाशय यानी ओवरी, किस में परिवर्तित हो जाता है? निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है।
सातवां अंडाशय भित्ति यानी ओवरी वाल किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल भित्ति यानी पेरिकार्प में परिवर्तित। आठवां बीजांड यानी ओव्यूल, बीज यानी सीड में परिवर्तित। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। यह है दलपुंज, यह है बाह्य दलपुंज, यह है जायांग और यह है पुमंग। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि जब इसमें बीजांड में अंड कोशिका का निषेचन हो जाता है तब क्या क्या परिवर्तन आता है। तो ये जो अंड कोशिका है इसमें जब निषेचन हो जाता है यानी एक नर युग्मक के साथ फ्यूज हो जाता है और इससे द्विगुणित युग्मनज बनता है, तब क्या क्या परिवर्तन आता है पुष्प में। इनका बाह्य दलपुंज, कैलिक्स या तो सूख कर गिर जाएंगे या कुछ में लगे रहते हैं फल के साथ, जैसे मिर्च, टमाटर, बैगन। बाकी दलपुंज गिर जाते हैं, पुमंग गिर जाते हैं, वर्तिका गिर जाती है, वर्तिका गिर जाती है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, फल भित्ति अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब हम देखेंगे कि बीजांड में क्या क्या परिवर्तन आता है। इतना लिख लेने के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। तो आपने क्या क्या पढ़ा है बीजांड के बारे में? बीजांड एक आवृत संरचना है जो कि 2 अध्यावरण द्वारा आवृत होता है। हमें यही देखना है कि परिवर्तन क्या होता है निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात बीजांड का जो बाह्य अध्यावरण है वो किस में बदलता है? तो पहला बाह्य अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू टेस्टा यानी बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। बीज चोल यानी टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा अंतः अध्यावरण यानी इनर इंटेगुमेंट कन्वर्टेड इनटू अंतः कवच यानी टैगमन में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल कन्वर्टेड इनटू वृंत और स्टॉक में परिवर्तित। नेक्स्ट बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है, बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। नेक्स्ट पांचवा बीजांडकाय यानी न्यूसेलस। बीजांडकाय किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये क्षय यानी नष्ट हो जाता है या पेरिस्पर्म में बदल जाता है।
पेरिस्पर्म में, मैंने बताया ना अरंड और कुमुदनी में पेरिस्पर्म में बदल जाता है। नेक्स्ट छठवां, नाभिका यानी हाइलम किस में कन्वर्ट हो जाता है? वृंतक यानी हाइलम में ही रहता है। वृंतक क्या कहिए चाहे हाइलम, नाभिका कहिए, बात एक ही है, हाइलम में ही। ठीक है, तो ये होगा इस प्रकार से कि बीजांड में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आपने पढ़ा कि बीजांड का जो अध्यावरण है, बाह्य अध्यावरण है, वो बीज चोल में परिवर्तित हो जाता है। अंतः अध्यावरण जो है वो अंतः कवच में परिवर्तित हो जाता है। जो बीजांड वृंत है वो परिवर्तित होता आता है वृंत यानी स्टॉक में। बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। जो बीजांड काय है वो नष्ट हो जाता है या पेरिस्पर्म के रूप में बदल जाता है। जो वृंतक है यानी नाभिका वो वृंतक के रूप में होती है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन के पश्चात जो अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में परिवर्तन। आपने देखा था कि बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है और इसके अंदर एक थैलीनुमा संरचना भ्रूण कोश पाई जाती है। बताए थे इसके अंदर क्या होता है, एक भ्रूण कोश। इसमें 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, और 2 केंद्रक होते हैं जिन्हें हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, और 3 कोशिकाएं इधर होती हैं जिन्हें हम अंड समुच्चय कहते हैं। और इस अंड समुच्चय में बीच वाला अंड कोशिका और ये दोनों क्या कहलाते हैं, सहायक कोशिका। देखना है कि इनमें क्या परिवर्तन आता है। पहला, प्रतिमुख कोशिका क्या हो जाता है। प्रतिमुख कोशिका यानी एंटीपोडल सेल। तो प्रतिमुख कोशिका प्रायः नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, सहायक कोशिका। सहायक कोशिका यानी सिनर्जिड क्या हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। तीसरा, अंड कोशिका किस में परिवर्तित हो जाती हैं, अंड कोशिका यानी एग सेल द्विगुणित युग्मनज में। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज में परिवर्तित। उसके बाद बचा क्या, द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। तो द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में। बस समाप्त। ठीक है, निषेचन के पश्चात होने वाली संपूर्ण घटना के बारे में पूरी जानकारी। बस यह अध्याय लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। एक पार्ट और बचा हुआ है, उसमें आपको और कुछ विशेष बातें बताई जाएंगी निषेचन से ही रिलेटेड, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करें। भाग 11 आखिरी टॉपिक होगा इस अध्याय का। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का निर्माण किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड का बाह्य अध्यावरण बीज बनने के दौरान किस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, अंतः अध्यावरण बीज बनने के दौरान किस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्पर्म क्या है। नेक्स्ट, बीज चोलक यानी करंकल क्या है। नेक्स्ट, विस्फोट द्वारा बीजों का प्रकीर्णन किन किन पौधों में होता है। नेक्स्ट, अंडाशय की भित्ति निषेचन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फल भित्ति के कितने भाग होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, लीची के खाने योग्य भाग क्या है? नेक्स्ट, सेब का निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? चिरलग्न वाह दलपुंज किस में पाया जाता है? बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी आप आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।